नमस्कार। आज हम करेंगे मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय द्वारा रचित यह रचना है लघु निबंध। इसमें अज्ञेय जी ने बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है तथा रचनाकार लिखने पर ही अपनी उस व्यवस्था से मुक्ति पाता है। अर्थात जो रचना करने वाला होता है, लेखक होता है, कवि होता है, उसकी भीतरी व्यवस्था अनुभूति ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है और जब तक वह उन भावों को, उस अनुभूति को एक रचना का रूप नहीं दे देता, तब तक उससे मुक्ति नहीं पा सकता। लेखक का मत है कि जब प्रत्यक्ष अनुभव ही अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना की उत्पत्ति होती है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है सामने किया हुआ या स्वयं किया हुआ कार्य या अपनी आँखों के सामने कोई घटना, कोई स्थिति या कोई कार्य देखा हो, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। अनुभव ही अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना की उत्पत्ति होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का भाग बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में बदल जाता है। लेखक ने लिखने के कारणों के साथ साथ प्रेरणा स्रोतों को भी उजागर किया है। हर रचनाकार की आत्मानुभूति, आत्मजमा अनुभूति, आत्मा की अनुभूति ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं जिनके कारण लेखक लिखता है। नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। अर्थात ये इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी लेखक है, कोई भी रचनाकार है, वह कोई भी रचना क्यों करता है, वह क्यों लिखता है। इसके लिए कुछ कारण बताए हैं कवि ने। पहला, हर रचनाकार की आत्मानुभूति, अपनी खुद की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं जिनके कारण लेखक लिखता है। बाहरी दबाव में कौन कौन आ सकते हैं। संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, मतलब संपादक ने उससे विनती की होगी कि आप यह रचना लिखो। प्रकाशक छापने वाले की जल्दबाजी हो सकती है। तीसरा, आर्थिक आवश्यकता होती है क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति पैसे के लिए काम करना चाहते हैं। हर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है। वास्तव में बाहरी दबाव से लेखक कम प्रभावित है, लेकिन लेखक सोचता है कि इस प्रकार की रचनाएं बाहरी दबाव से नहीं की जा सकती। अपने अंदर की अनुभूति, जब भाव विभोर मनुष्य हो जाता है, सामने उस दृश्य को देख लेता है, उस घटना को देख लेता है, तो स्वतः ही लिखने के लिए प्रेरित होता है। अनुभव तो सामने घटित एक रचनाकार के लिए घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और प्रकाश में आ जाती, कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है। लेखक बताता है कि उनके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वह जापान गया तो वहाँ हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा मतलब कल्पना की है, सोचा है, और अणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। उस छाया को देखकर लेखक को थप्पड़ सा लगा, मतलब उसके अंदर चोट सी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह सुप्त अवस्था में था और एकदम से जागा है। जैसे उसने उस तस्वीर को देखा, पत्थर पर छपी उस परछाई को देखा, मानो उसके मन में एक सूर्य सा उगा और डूब गया। यही प्रत्यक्ष अनुभूति थी। मतलब सामने उसने किसी घटना को देखा तो उसके मन में एक अनुभूति हुई। सामने प्रत्यक्ष मतलब जो आँखों से देखा गया हो, आँखों के सामने हो। इसी क्षण वह हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब उसने वह चीज़ उस समय नहीं देखी जिस समय विस्फोट हुआ था, लेकिन उसने बाद की वह घटनाएं देखी हैं तो उसको ऐसा लगा कि वह भी विस्फोट का भोक्ता बन गया, यानी जिस समय विस्फोट हुआ था वह भी उस समय वहाँ पर था।
इसी से कविता लिखने की व्यवस्था जगी। मन की आकुलता बुद्धि से आगे बढ़कर संवेदना का विषय बनी। धीरे धीरे कवि ने उसे अनुभव से अलग कर लिया। एक दिन कवि ने हिरोशिमा पर एक कविता लिख दी। यह कविता जापान में ही नहीं अपितु भारत में रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए लिखी। कवि को कविता के अच्छे बुरे होने से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको कि मेरी कविता अच्छी है बुरी है, लेकिन उसके अंदर की अनुभूति थी, उसके मन में यह भाव उस समय जागृत हुए, उसने इन चीज़ों को अनुभव किया तो उसने उनके ऊपर कविता की रचना कर दी। यह कविता अनुभूति प्रसूत है, यही कवि के लिए प्रमुख बात है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। लेखक का मत है सच्चा लेखन भीतरी मजबूरी या व्यवस्था से उत्पन्न होता है। यह मजबूरी मन के भीतर से उत्पन्न अनुभूति से जगती है, बाहरी घटनाओं या दबाव से उत्पन्न नहीं होती। जब तक किसी लेखक का हृदय अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदनशील नहीं हो उठता, उसमें अभिव्यक्ति की आकुलता पैदा नहीं होती, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। लेखक हिरोशिमा गया तो वहाँ के विस्फोट के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन सका था। उस समय तक वह अपने आप को उसका भोक्ता नहीं मानता था, लेकिन जैसे ही उसने उस परछाई को देखा जब वह हिरोशिमा नगर की सड़क पर घूम रहा था, अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई थी। वास्तविकता यह है कि विस्फोट के समय कोई मनुष्य, यह उसने कल्पना की है कि कोई मनुष्य उस पत्थर के समीप खड़ा होगा। रेडियम धर्मी किरणों ने उस मनुष्य को भाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया पत्थर पर डाल दी। उसे देखकर लेखक के मन में एक अनुभूति जगी थी। उसके मन में विस्फोट सा प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। उस समय यह विस्फोट का भोक्ता बन गया। मैं क्यों लिखता हूँ? लेखक को कौन सी बात लिखने के लिए प्रेरित करती है? हम पढ़ चुके हैं। आंतरिक दबाव होते हैं और बाहरी दबाव भी होते हैं। आंतरिक व्यवस्था होती है। बाहरी दबाव किसी के तगाजे से, किसी के आग्रह से या अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेखक रचनाएं लिखते हैं या कोई भी लेखक रचना करता है। यह बात काफ़ी हद तक सही है कि एक ही रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए उत्साहित करते हैं। जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर अणु बम गिराने वाले ने भी अपना दुष्कर्म करके लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी व्यक्ति संपादकों, प्रकाशकों व आर्थिक लाभ से उत्साहित होकर भी लेखन कार्य करता है, किंतु यह कारण कोई जरूरी नहीं है। किंतु वास्तविक एवं सच्चा कारण तो लेखक के भीतर उत्पन्न आकुलता या व्यवस्था ही होती है। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? बाह्य दबाव तो सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों या कलाकारों को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कला के किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो लोगों की उससे अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ आर्थिक लाभ की लालसा भी व्यक्ति पर दबाव बनाती है। वह लोगों के दबाव व धन के लालच में आकर कार्य करता है। वर्तमान युग में धन के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। इसी कारण धन की आवश्यकता जैसा बाह्य दबाव तो हर क्षेत्र से व्यक्ति से जुड़ा रहता है। अतः स्पष्ट है कि केवल रचनाकारों को ही नहीं अपितु हर क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी बाह्य दबाव प्रभावित करते हैं। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है? निश्चय ही हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, किंतु आज भी विज्ञान का दुरुपयोग करके मानव का विनाश करने पर तुला हुआ है। परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स तथा अनेक ऐसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्र मानव विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। इन सब का निर्माण करके इन अस्त्र शस्त्रों से संसार कभी भी नष्ट हो सकता है। आज एक से एक बढ़कर विषैली गैसें तैयार की जा रही हैं, जिससे किसी भी देश